नमस्कार दोस्तों, हमारी पिछली वीडियो के साथ ही लोक प्रशासन कंप्लीट हो चुका है। यानी कि हम पिछली वीडियो में लोक प्रशासन को अच्छे से समझ चुके हैं। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे लोक प्रशासन का क्षेत्र अथवा दृष्टिकोण। यहां आपको यह बात समझने की जरूरत है कि आपके परीक्षा में या तो आपसे लोक प्रशासन के क्षेत्र पूछे जाएंगे या आपसे लोक प्रशासन का दृष्टिकोण पूछा जाएगा। यानी ये सवाल दो हैं, लेकिन इनका आंसर जो है वो एक ही है। तो इस बात को आपको याद रखना है। अब सबसे पहले आपको भूमिका लिखवा दी जाए तो भूमिका में आप लिखेंगे किसी भी विषय के क्षेत्र से तात्पर्य उसकी उस परिधि या पहुंच से है जिसमें वह विषय, उसकी विशेषताएं, उसका स्वरूप तथा कार्य समाहित हो जाते हैं। क्योंकि लोक प्रशासन एक व्यापक तथा गतिशील विषय है, इसीलिए इसे विद्वानों ने अलग अलग दृष्टिकोण से देखा और समझा है। यही कारण है कि लोक प्रशासन के अध्ययन क्षेत्र के बारे में विचारकों में कई मतभेद है। मतभेद इस बात को लेकर है कि सरकार के कौन से अंगों का अध्ययन लोक प्रशासन में करना चाहिए। लोक प्रशासन के क्षेत्र को समझने के लिए मुख्य रूप से 4 दृष्टिकोण प्रचलित है। यहां आप समझ चुके हैं कि मुख्य रूप से 4 दृष्टिकोण प्रचलित हैं। इसमें सबसे पहला है व्यापक दृष्टिकोण, दूसरा है संकुचित दृष्टिकोण, तीसरा है पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण और चौथा है लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण। बात की जाए सबसे पहले व्यापक दृष्टिकोण की और संकुचित दृष्टिकोण की, तो सबसे पहले आप इन दोनों का मतलब समझिए। इन शब्दों का ये आपको लिखना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया जा रहा है। संकुचित का मतलब होता है छोटा, या समझिए कि जैसे हम लोग कहते हैं ना कि वो छोटी सोच का व्यक्ति है, यानी उसकी जो सोच है वो संकुचित है, वो कुएं का मेंढक है। वहीं व्यापक का मतलब है विशाल, बड़ा या फैलाव। इनके लिए हम व्यापक का इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रकार लोक प्रशासन में जिन विद्वानों का मानना है कि लोक प्रशासन का जो कार्य क्षेत्र है वो सिर्फ कार्यपालिका तक ही सीमित है, तो इन्हें संकुचित दृष्टिकोण कहा जाता है। और जिसमें माना जाता है कि लोक प्रशासन के अंतर्गत सरकार के सभी अंगों का अध्ययन, उनके कार्यों का अध्ययन किया जाता है, तो उसे व्यापक दृष्टिकोण मानते हैं। यानी संकुचित में ये सिर्फ कार्यपालिका तक ही सीमित हैं, इसके बाहर ये नहीं जाते हैं। जबकि व्यापक दृष्टिकोण में ये सरकार के सभी अंगों तक जाते हैं, यानी कि ये विशाल है, इनका फैलाव जो है सरकार के सभी अंगों तक है, जिसे आप और अच्छे से आगे समझेंगे। सबसे पहले बात की जाए व्यापक दृष्टिकोण की, तो यहां आप लिख सकते हैं इस दृष्टिकोण के समर्थक हैं एल.डी. व्हाइट, विलोबी, मार्क्स, नीग्रो, साइमन आदि। व्यापक दृष्टिकोण के यह विचारक मानते हैं कि लोक प्रशासन सरकार के तीनों अंगों अर्थात कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका से संबंधित है। एल.डी. व्हाइट के शब्दों में लोक प्रशासन में वह सभी कार्य आते हैं जिनका उद्देश्य सार्वजनिक नीति को पूरा करना अथवा लागू करना होता है। मार्क्स के शब्दों में अपने व्यापकतम क्षेत्र में लोक प्रशासन के अंतर्गत सार्वजनिक नीति से संबंधित समस्त क्रियाएं आती हैं। नेक्स्ट बात की जाए संकुचित दृष्टिकोण की, तो इस दृष्टिकोण के समर्थक लूथर गुलिक तथा हर्बर्ट साइमन हैं। संकुचित दृष्टिकोण के यह विचारक मानते हैं कि लोक प्रशासन का संबंध शासन की केवल कार्यपालिका शाखा से है, यानी कि कार्यपालिका तक सीमित है। साइमन लिखते हैं लोक प्रशासन से अभिप्राय उन क्रियाओं से है जो केंद्र
राज्य तथा स्थानीय सरकारों की कार्यपालिका शाखाओं द्वारा संपादित की जाती है। इसी प्रकार लूथर गुलिक के अनुसार इसका विशेष संबंध कार्यपालिका से है, यानी संकुचित में ये कार्यपालिका तक ही लोक प्रशासन को सीमित रखते हैं। अब बात की जाए तीसरा दृष्टिकोण जो कि सबसे महत्व रखता है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये है पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण। यानी जब भी आप लोक प्रशासन को आगे पढ़ते हैं या आप यूपीएससी या सिविल सर्विसेज के लिए लोक प्रशासन को पढ़ते हैं तो ये दृष्टिकोण आपके लिए बहुत ज्यादा महत्व रखता है। तो ये है पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण। इसमें लोक प्रशासन के कार्य क्षेत्र के संबंध में पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण लूथर गुलिक की देन है। ये अंग्रेजी भाषा के 7 वर्णों से मिलकर बना है जो इस प्रकार है, यानी ये इंग्लिश के 7 लेटर्स से मिलकर बना है जो कि है POSDCOR और B, जिनका मतलब है P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्टिंग और CO फॉर कोऑर्डिनेशन, R फॉर रिपोर्टिंग और B फॉर बजटिंग। ये आपको याद रखना है और साथ में इसके जो जनक है वो है लूथर गुलिक। इस बात को भी आपको याद रखना है, ये आपसे कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा भी जा सकता है। जिनका हिंदी में हम मतलब देखें तो वो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। अब इन 7 शब्दों को आपको डिफाइन करना है, इन्हें परिभाषित करना है। तो आप लिखेंगे कि इन शब्दों से निम्नलिखित क्रियाओं का बोध होता है। सबसे पहले आप समझिए कि आप एक संगठन के मालिक हैं। मान लीजिए मैं आपको एक एनजीओ का मालिक बनाता हूं। तो अब आप समझिए कि आप एक एनजीओ के मालिक हैं, तो आपका सबसे पहला काम क्या है? आप देखेंगे कि आपका एनजीओ का उद्देश्य क्या है, आपके संगठन का उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले आएगा प्लानिंग, P फॉर प्लानिंग, यानी कि योजना बनाना। तो यहां आप लिखेंगे कि कार्यों की रूपरेखा तैयार करना तथा संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए योजना बनाना। सेकंड है ऑर्गेनाइजिंग, यानी संगठन बनाना। इसका उद्देश्य यह है कि संगठन के कार्यों को उचित ढंग से व्यवस्थित किया जाए और विभाग में समन्वय किया जा सके, यानी कि जो जो कार्य हैं उन्हें अपने अपने विभागों में बांट दिया जाए कार्यों के हिसाब से। नेक्स्ट है ये कार्य होंगे कैसे? जब आपके पास स्टाफ होगा, यानी आपके पास कर्मचारी होंगे। तो अगला जो पॉइंट है वो है S फॉर स्टाफिंग, यानी कि कर्मचारियों की व्यवस्था करना। इसमें आप लिखेंगे स्टाफ अर्थात संपूर्ण कर्मचारी वर्ग की नियुक्ति, परीक्षण और उनके लिए कार्य करने की अनुकूल दशाओं का निर्माण करना। अब आपके पास प्लानिंग भी है, ऑर्गेनाइजिंग भी है और स्टाफिंग भी है, यानी आपके पास योजना है, संगठन है और कर्मचारी हैं। अब आपको जरूरत है डायरेक्शन की। तो अगला जो पॉइंट है वो है D फॉर डायरेक्टिंग, यानी कि निर्देशन करना। इसके अंतर्गत वह निर्णय आते हैं जो निर्णायकों द्वारा कर्मचारियों के कार्य के संबंध में लिए जाते हैं। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन, यानी कि समन्वय करना। कार्य के विभिन्न भागों में समन्वय स्थापित करना, क्योंकि बिना समन्वय के कार्यों में जटिलता, बिखराव और उलझने उत्पन्न होती है। अब इन सभी चीजों के बाद नेक्स्ट है R फॉर रिपोर्टिंग, यानी कि रिपोर्ट देना है कि आपका जो वर्क है, जो आपके कर्मचारी हैं वो कैसा काम कर रहे हैं, आपका जो संगठन है ये कैसे ग्रो कर रहा है। तो यहां आप लिखेंगे इसका उद्देश्य सभी कर्मचारियों के कार्यों के संबंध में निरीक्षण अधिकारी को सूचित रखना है। इसका उद्देश्य निरीक्षण के लिए अभिलेख तैयार करना भी है। अब सबसे आखिर और सबसे जरूरी चीज,
ये सारी की चीजें धरी की धरी रह जाएंगी। इन सब का महत्व खत्म हो जाएगा। इन सब को चलाना मुश्किल हो जाएगा अगर हमारे पास बजट नहीं हुआ तो। यानी जैसे शरीर के लिए आत्मा, वैसे ही किसी संगठन के लिए बजट की जरूरत पड़ती है। तो आप लिखेंगे, इसके अंतर्गत हम वित्त व्यवस्था का संक्षिप्त अध्ययन करते हैं। विशेष रूप से इसका अध्ययन बजट तैयार करने से है। तो साथियों, यहां तक आप पोस्ट कॉर्प के सभी शब्दों का मतलब समझ गए होंगे कि कौन से लेटर का क्या मतलब है। नेक्स्ट आपको इसके नीचे लिखना है कि ऊपर दी गई पोस्ट कॉर्प क्रियाएं सभी संगठनों में संपन्न की जाती है। प्रशासन का चाहे कोई भी क्षेत्र हो तथा कोई भी उद्देश्य हो, यह प्रबंधन संबंधित सामान्य समस्याएं सब में एक जैसी और अनिवार्य होती है। लोक प्रशासन के कार्य क्षेत्र के संबंध में पोस्ट कॉर्प विचार को सामान्यतः स्वीकार किया जाता है। नेक्स्ट बात की जाए लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण, जिसे आप आदर्शवादी दृष्टिकोण भी कहते हैं। साथ ही यहां आपको एक जरूरी चीज ये समझनी चाहिए कि ये जो दृष्टिकोण है, ये कई जगह आपको 5 देखने को मिल सकते हैं, लेकिन होते हैं 4 और आपको परीक्षा में भी 4 ही लिखने हैं। अगर आप किंग चैंपियन को छोड़कर किसी भी बढ़िया किताब में देखते हैं तो आपको 4 ही दृष्टिकोण देखने को मिलेंगे। तो आपको परीक्षा में भी 4 ही लिखने हैं। बात की जाए लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण की, तो जैसा कि नाम से मालूम हो रहा है कि लोक कल्याण, और मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको प्रशासन का मतलब समझाया था, जो सीधे लोक कल्याण से ही जुड़ा हुआ है। तो इसके जो विचारक हैं, यानी मैं एक लाइन में कहूं कि ये क्या है, तो इसके विचारक ये मानते हैं कि सरकार द्वारा किया गया कोई भी कार्य जो लोक कल्याण से जुड़ा हो, वो लोक प्रशासन का क्षेत्र है। चाहे वो सरकार की किसी भी शाखा से किया जाए या कैसे भी किया जाए, अगर उसका उद्देश्य लोक कल्याण है तो वो लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण के अंतर्गत आता है, वो एक लोक प्रशासन का क्षेत्र है। तो अब आप समझिए कि इसको आप लिखेंगे कैसे। तो यहां आप लिखेंगे लोक प्रशासन के क्षेत्र से संबंधित एक अन्य दृष्टिकोण भी है जिसे लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण कहा जाता है। इसे आधुनिक या आदर्शवादी दृष्टिकोण भी कहा जाता है। इस दृष्टिकोण के समर्थक राज्य और लोक प्रशासन के बीच अधिक अंतर को नहीं मानते। इनके मतानुसार वर्तमान युग लोक कल्याणकारी है तथा राज्य और प्रशासन दोनों ही लोक कल्याणकारी है तथा दोनों का एक ही लक्ष्य है, जनहित अथवा जन कल्याण। अर्थात इस दृष्टिकोण के अंतर्गत यह स्वीकार किया गया है कि लोक प्रशासन का क्षेत्र जनता के हित में किए जाने वाले सभी कार्यों तक फैला है। तो ये थे हमारे लोक प्रशासन के क्षेत्र या दृष्टिकोण। आज का ये टॉपिक हमारा यही कंप्लीट होता है। इसी के साथ इस वीडियो में कहीं पर भी कोई शब्द या लाइन आपको समझ ना आई हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करना और चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।